हेलो स्टूडेंट्स, यह है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में। मीनिंग एक गैसियस सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरीके से डिजॉल्व होता है, साथ में इसकी सोलेबिलिटी क्या होती है, इसकी सोलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, तो जैसा हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ जो गैस है वो एक सोल्यूट है, यहाँ लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो गैसियस सोल्यूट का मतलब है जैसे कि ये कुछ गैसेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। लिक्विड सॉल्वेंट का एज इट इज मतलब जो है वो वाटर से है। ठीक है, तो गैसियस सोल्यूट, ठीक है, गैसियस सोल्यूट वाटर में किस तरीके से डिजॉल्व होते हैं, उनकी सोलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और उनकी सोलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में ओवरऑल पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहला सवाल तो आता है कि ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल हम लोग समझ पाएँ थोड़ा। ठीक है, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके पास में कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, जिसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, तो वाटर में वाटर में आपको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो डिजॉल्व रहता है। ठीक है, साथ में ये भी सवाल आता है कि वाटर में कौन कौन से गैस डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस स्टेटमेंट से मिल जाता है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर सोलेबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट और डिफरेंट एक्सटेंट। मीनिंग ये है कि मोस्ट ऑफ द गैस जो होते हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन उन सब की जो सोलेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। मीनिंग अगर आप सेम कंडीशन लेते हैं, सेम कंडीशन बोलने का मतलब है कि सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है और वहाँ पे आप अलग अलग गैसेस डिजॉल्व करोगे वाटर के अंदर, तो लगभग सभी गैसेस जो होंगे वो डिजॉल्व हो पाएंगे, सभी गैसेस सोलेबल होंगे। ठीक है, लेकिन सबकी सोलेबिलिटी अलग अलग होगी। मीनिंग कि कोई गैस ऐसा होगा जो ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो पाएगा और कुछ गैसेस वैसे भी होंगे जो कम अमाउंट में डिजॉल्व हो पाएंगे। जिसका एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश किया गया है, जैसे O2 गैस, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ऑन द अदर हैंड HCl गैस इज हाईली सोलेबल इन वाटर। तो आपको इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो भी वाटर में सोलेबल है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl भी वाटर में सोलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि सोलेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि HCl गैस जो होते हैं वो ज़्यादा सोलेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू O2 गैस। ठीक है, क्यों होते हैं, ठीक है, तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सवालों का जो जवाब है, जो आंसर्स है, वो आपको इसी लेक्चर में आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, आखिर एक गैस वाटर में किस तरीके से डिजॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको सिंपली यहाँ से दिखता है कि आपको पहले वाटर लेना होता है कंटेनर में, और वाटर पे आप कोई एक ऐसा गैस जिस गैस को आप डिजॉल्व करना चाहते हैं उस गैस को यहाँ ऊपर रख देते हो, उससे पास कर देते हो, ऐसा समझ सकते हो। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास में नीचे वाटर है और ऊपर CO2 गैस है, ऊपर CO2 गैस रखा गया है, तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर इंटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही गैस CO2 के मॉलिक्यूल्स इस वाटर के अंदर आने शुरू होंगे, हम बोलेंगे कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो डिजॉल्व होने लगे। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। तो यानी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, मीनिंग CO2 गैस का इंटरिंग जो डिसोल्यूशन है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे आपको जो सॉल्यूशन मिलता है आप उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप एक गैस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे, वो उसका डिसोल्यूशन शुरू होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर इंटर होने शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा। लेकिन एक टाइम पे जाके एक कंसंट्रेशन का बढ़ना रुक जाता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का वाटर के अंदर डिजॉल्व होना रुक जाता है और हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया, सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर चुका है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम अटेंड करने से हमारा क्या मतलब है, तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने से हमारा बहुत सिंपल सा यहाँ मतलब आता है, आप देख पाइएगा। जैसे आप गैसियस
सोल्यूट लेते हैं और लिक्विड आप सॉल्वेंट लेते हैं, दोनों को मिला के एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पे दोनों साइड एक एरो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन, इसका मतलब है डिसोल्यूशन, यानी कि गैसियस मोलिक्यूल जो है, गैसियस मोलिक्यूल जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि सॉल्यूशन से रिवर्स भी एक आपको एक ऐसा एरो दिखाया गया है। इसका मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर भी जाते हैं उसी टाइम, ऐसा होता है, ठीक है। और जब इन्हीं दोनों का रेट ऐसा सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया, या हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया। मतलब मीनिंग उस कंडीशन में जितने सोल्यूट, जितने गैसियस सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकते थे वो हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से आपको क्लियरली देखने को मिलता है, एट इक्विलिब्रियम द गैस particles entering the solution and those escaping out of the solution surface have the same rate। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो गैसियस मोलिक्यूल का सॉल्यूशन के अंदर जाना और सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आने का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया है और आपको और उसमें गैसियस मोलिक्यूल्स डिजॉल्व हो पाने पॉसिबल नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया है आपको, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होते हैं वो उस गैस की सोलेबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। उस गैस की सोलेबिलिटी को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले तो आपका एक कंडीशन है, एक रूम टेम्परेचर वाला कंडीशन है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला कंडीशन है। आप वहाँ पे 1 लीटर वाटर लेते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में आप CO2 गैस को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो आप CO2 गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो मैक्सिममली आपको 20 ग्राम गैस डिजॉल्व हो पाया, उसके बाद और अधिक गैस उसमें आप डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि CO2 गैस की जो सोलेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे अगर आप O2 गैस का बात करोगे तो वो भी डिजॉल्व हो, मान लो उसका 15 ग्राम है तो 15 ग्राम ही डिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी 15 ग्राम सोलेबिलिटी हो जाएगी इन पर लीटर, ऐसा 15 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप ये समझ पाए पूरी बात को, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि अब सोलेबिलिटी आप समझ पाए हैं, गैस को जब भी आप लिक्विड में डिजॉल्व करते हो पहले गैसेस पार्टिकल इंटर होने शुरू होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद गैसियस पार्टिकल का सॉल्यूशन के अंदर जाना और सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आने का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है, और आप उसी टाइम आप उसी सिचुएशन को, उसी कंडीशन को आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट टू बात करना हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। मतलब वैसे फैक्टर्स जो एक गैस की जो सोलेबिलिटी है लिक्विड के अंदर उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को उन फैक्टर्स के बारे में बात करना है। तो पहला जो फैक्टर आता है वो है आपको द नेचर ऑफ गैसेस एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। मीनिंग पहला फैक्टर जो है गैस और लिक्विड, ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों के ही नेचर पे डिपेंड करता है हमारा सोलेबिलिटी। जैसे कि आपको सिंपली एक पॉइंट यहाँ से बताया गया है, इन जनरल, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जो है इन जनरल जो है सॉल्वेंट हमारा जो है जनरली वो वाटर रहता है, मतलब हम इसको फिक्स मान सकते हैं, हम इसको फिक्स मान लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं गैस के नेचर के अकॉर्डिंग सोलेबिलिटी किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर हम गैस के नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ से आपको सीधे लिखा, यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, इन जनरल द गैसेज विच आर इजीली लिक्विफिएबल आर मोर सोलेबल इन वाटर, ठीक है। मीनिंग आपको वेरियस गैसेस आपको दिख जाते हैं, जैसे कि CO2 गैस हो गया, ठीक है, या O2 गैस हो गया, या आपको सिंपली ऐसा NH3 गैस दिख जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आप गैस लेते हो तो वह गैस जिसकी लिक्विफिएबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मीनिंग जो इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी सोलेबिलिटी वाटर के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, CO2 इज मोर सोलेबल इन वाटर देन H2 गैस। मीनिंग अगर हम CO2 का बात करें तो CO2 एक ऐसा गैस है, ठीक है, एक ऐसा गैस है जो इजीली लिक्विफाई हो जाता है। तो अगर इजीली लिक्विफाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से वाटर के अंदर इंटर कर सकता है। वहीं हम H2 गैस का बात करें तो उसकी लिक्विफिबिलिटी कम होती है तो उसकी सोलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग आप एक पार्टिकुलर कंडीशन में
आप एक पार्टिकुलर कंडीशन में वाटर के अंदर CO2 डिजॉल्व करोगे और H2 डिसॉल्व करोगे, आपको देखने को मिलेगा CO2 ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा, H2 गैस जो होगा वो कम अमाउंट में डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको, ठीक है, तो इन पूरे सिचुएशन को आप एक और स्टेटमेंट से एक और एडिशनल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। जनरली ऐसा बोला गया कि पोलर गैसेज आर मोर सोलेबल, पोलर गैसेज आर मोर सोलेबल इन वाटर देन नॉन पोलर गैसेज, ठीक है। मीनिंग ऐसा आप समझ सकते हो कि जो पोलर गैसेस होते हैं, पोलर गैसेस लाइक NH3 गैस, ठीक है, HCl गैस, ठीक है, ये जो पोलर गैसेज हैं, ठीक है, ये जो पोलर गैसेज हैं, ये पोलर गैस, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये कौन से गैस हैं भाई, तो ये है पोलर गैसेज। तो जो पोलर गैसेस होते हैं हम लोग बोलते हैं कि उनकी लिक्विफिबिलिटी आसान होती है। क्यों भाई? क्योंकि आप देख पाओगे कि पोलर मॉलिक्यूल में जो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण उनकी लिक्विफिबिलिटी, उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, यानी कि इनकी सोलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सिर्फ एक टाइप का लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगता है, या आप उसको वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि एक वीकेस्ट अट्रैक्शन है। यानी कि इनकी लिक्विफिबिलिटी, अगर मॉलिक्यूल के बीच में सोचिए अट्रैक्शन बहुत कम है तो लिक्विफिबिलिटी कम होगी, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में तो लिक्विफिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा भी होगी, ठीक है। तो सिमिलरली आपको दिखता है कि पोलर गैस, जो पोलर गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विफिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो मोर सोलेबल होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग वहीं उसी में कंडीशन में बात करें नॉन पोलर गैसेस के लिए, तो नॉन पोलर गैस जो होते हैं उनके बीच वीक अट्रैक्शन होता है, उनकी लिक्विफिबिलिटी कम होती है और साथ में उनकी सोलेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपको क्लियरली समझ में आता है कि अगर हम लोग एक वाटर, एक सॉल्वेंट फिक्स रखते हैं तो उसमें गैस का जो नेचर है, गैस का जो नेचर है वो सोलेबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मीनिंग हम समझेंगे कि गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, गैस को लिक्विड मीनिंग वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसकी सोलेबिलिटी को टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे कि गैस लिया गया, लिक्विड मीनिंग आपको क्लियर है कि यहाँ पे लिक्विड क्या है भाई, तो वाटर है, ठीक है। तो गैसियस सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया गया, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, ठीक है। तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो उसमें ये बात बताया गया है कि टेम्परेचर का सोलेबिलिटी पे जो इफेक्ट है उसके बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेचेटेलियर्स साहब, ठीक है। तो लेचेटेलियर्स साहब ने एक ऐसा प्रिंसिपल तैयार किया था, एक लॉ बनाया था जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ऐसा डिसोल्यूशन का प्रोसेस, सोल्यूशन बनने का प्रोसेस अगर एक्जोथर्मिक है, सोल्यूशन बनने का प्रोसेस अगर एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, सोल्यूशन बनाने का प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी घट जाती है। वहीं अगर मैं बात करें कि अगर सोल्यूशन को बनाने का प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और अधिक सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो पाते हैं। आप ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो आखिर ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो आपको यहाँ सिंपली स्टेटमेंट्स के तौर पे मिल जाएगा, द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड और इन वाटर, ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज जनरली एक्जोथर्मिक प्रोसेस, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर वुड पुश द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन एंड हेंस सोलेबिलिटी डिक्रीजेज। यानी आपको सिंपली देखने को मिलता है कि जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है वो प्रोसेस, ठीक है, डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो एक्जोथर्मिक है भाई। तो अगर ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो सोलेबिलिटी घट जाएगा। अब इसको आप पूरी तरीके से फील भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो होता क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो अपनी एनर्जी को, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं और तब जाकर वो लिक्विड में इंटर करते हैं। यानी गैस
को लिक्विड में डिजॉल्व होने के लिए अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तभी तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। अब सोचो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने का सीधा मतलब है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो जो गैसियस मोलिक्यूल अपनी एनर्जी को घटाकर, अपनी एनर्जी को बाहर करके फिर वो डिजॉल्व हुए थे, अगर आप टेम्परेचर के साथ अगर उसको एनर्जी देने लगोगे तो वो गैसेस मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन के अंदर है वो फिर से बाहर आने लगेंगे। फिर से गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, वो बाहर आने लगेगा। मीनिंग जितने गैस उसमें पहले डिजॉल्व थे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गैसेस मॉलिक्यूल घट जाएंगे, गैस का जो अमाउंट होगा वो घट जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, मीनिंग सोलेबिलिटी जो होगी वो घट जाती है। तो सिंपली आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो इफेक्ट है, ठीक है, वो है प्रेशर का, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि आखिर प्रेशर गैस की लिक्विड में सोलेबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से देखने को मिलता है एक स्टेटमेंट के तौर पे, एज द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स सोलेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग चाहे तो फील कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आखिर इसका मीनिंग क्या है, तो जैसा अगर आप यहाँ से समझ सकते हो कि मान लो आपने एक लिया कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में आप वाटर रखे हुए हैं, ऊपर कोई सा भी एक पार्टिकुलर गैस है, ठीक है, जो गैस आप मान सकते हो, मान लो, ठीक है। और उसके ऊपर से ऐसा एक एक्सटर्नल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और हम मानते हैं कि इस पे जो आपका प्रेशर है वो 1 atm का है, ठीक है। साथ में आपको ये बात भी क्लियरली पता होता है कि जब भी आप कोई भी एक फैक्टर का इफेक्ट स्टडी करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स आपको कांस्टेंट रखने होते हैं। मीनिंग आप दो सिचुएशन लेते हो, दो कंटेनर लेते हो, दोनों में वाटर डालते हो, दोनों में सिमिलर गैस भी रखते हो, ठीक है, दोनों का कंडीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन जो आप तैयार कर रहे हो वो सेम टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे तैयार कर रहे हो, ठीक है। बस प्रेशर आपको चेंज करना है ताकि आप ये समझ पाओ कि आखिर इन गैस की लिक्विड में सोलेबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। और आप यहाँ भी पिस्टन लगाए हुए हो, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर वो है 2 atm। अब हमको बताना है कहाँ ज़्यादा गैस डिजॉल्व होंगी, ठीक है, किस कंडीशन में गैस की सोलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो सिंपली आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे 1 atm प्रेशर है, मतलब गैस पे जो प्रेशर है, जो दबाव है वो कम है। यहाँ 2 atm है, गैस को ज़्यादा फोर्स से पुश किया गया है, दबाया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उनके बीच कोलिजन बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे कम है, इनके बीच कोलिजन कम है। 2 atm प्रेशर यानी कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच मोर कोलिजन, ठीक है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा कोलाइड्स करेंगे, ठीक है, तो मीनिंग वो अपनी ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कम कर पाएंगे, बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा गैसियस पार्टिकल जो होंगे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व भी हो पाएंगे। यानी जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही आपने 1 atm से 2 atm प्रेशर किया, यहाँ के जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का कोलिजन बढ़ गया, वो अपनी एनर्जी को आसानी से रिमूव कर पा रहे हैं, तो आसानी से वो डिसॉल्व भी होंगे और ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होंगे। तो आपको सिंपली देखने को क्या मिला कि जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो पाया, मीनिंग सोलेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो प्रेशर और सोलेबिलिटी में आपको एक डायरेक्टली रिलेशन देखने को मिलता है कि प्रेशर बढ़ाओगे सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अभी हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली कितने गैस, ठीक है, कितने गैस किस प्रेशर पे डिसॉल्व होंगे इसको भी बताया जा सकता है। और ये समझाने का काम किया था हम लोगों को हेनरी साहब ने, जो आपको क्लियरली यहाँ से देखने को मिलता है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाज गिवन बाय हेनरी, ठीक है। तो हेनरी साहब ने, वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि गैस की लिक्विड में जो सोलेबिलिटी है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, जो कि बहुत सिंपल है। आपको दिख रहा है कि प्रेशर
प्रेशर बढ़ाने से सोलेबिलिटी बढ़ जाती है। हम लोग अभी समझ चुके हैं इन बातों को। हेनरी लॉ, ठीक है, अगर हम लोग इन चीज़ों को ये जो भी हमने अभी समझा है, अगर उसको मैं स्टेटमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहें जो कि हेनरी लॉ है, ठीक है, तो वो क्या किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ से दिख रहा है, दिस लॉ मीनिंग हेनरी लॉ states that solubility of a gas at a given temperature, मीनिंग हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स रहेंगे। आपको पता ही है कि कोई भी एक फैक्टर का स्टडी करना है, मीनिंग वहाँ पे सारे कंडीशंस आपको फिक्स रखने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस की सोलेबिलिटी है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की जो सोलेबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली आपको देखने को मिलेगा सोलेबिलिटी जो है वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोलेबिलिटी क्या है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हेनरी साहब का लॉ है, ठीक है। फिर आपको आता है द सोलेबिलिटी, मीनिंग आपको यहाँ से बोला गया कि सोलेबिलिटी आप किस टर्म में आप इसको देखते हो। जैसे सोलेबिलिटी को आप किसी भी टर्म में मेजर कर सकते हो, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, जो कि आप पहले से ही कंसंट्रेशन टर्म्स जानते हो, ठीक है। तो जो हमारा जो गैस की जो सोलेबिलिटी है डिफरेंट प्रेशर्स पे, उसको हम किस तरीके से देखेंगे, किस टर्म में देखेंगे, तो वो भी यहाँ से बोला गया द सोलेबिलिटी ऑफ द गैस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट प्रेशर पे जो गैस की सोलेबिलिटी है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शंस के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मीनिंग प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मीनिंग जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे भाई, ठीक है, गैस के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप एक्यूरेटली ऐसा लिख सकते हो, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, इक्वल टू लगाओगे, आपको एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप सिंपली लिख पाओगे P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आपको यहाँ से हेनरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है, P इक्वल टू, P मीनिंग प्रेशर, इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वेयर KH is known as Henry constant, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से देखने को मिलता है कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो गैसियस मोलिक्यूल का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हेनरीज लॉ का जो एक्सप्रेशन आपको मिला है P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको यहाँ समझ में आता है कि प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस चेंज होता है, ठीक है। मीनिंग प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब अगर वेरिएबल्स हैं तो ये टोटल जो ये पूरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस इक्वेशन से मैच करता है, y इक्वल टू एम एक्स से, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स से मैच करता है। और ये जो इक्वेशन है ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और ये वैसा स्ट्रेट लाइन जो पास करता है किससे, ओरिजिन से। y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करता है। यानी अगर हम इस ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो बहुत सिंपली आप इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ आपको y एक्सिस पे P को रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को x एक्सिस पे प्लेस करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इस y एक्सिस पे प्रेशर को प्लेस किया है, और स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है जो कि बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जो कि
हेनरी लॉ का जो एक्सप्रेशन आपको आया है उसको ये रिप्रेजेंट कर देता है आसानी से, ठीक है, जिसमें आप सिंपली ये बात भी जानते हैं कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। तो जो और इस बात को यहाँ आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे दो प्रेशर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक है लेस प्रेशर, एक है मोल प्रेशर। तो अगर आप देखोगे लो प्रेशर पे तो यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का कम वैल्यू आएगा, हाई प्रेशर पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का अधिक वैल्यू आएगा। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि लेस प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, वहीं हम बात करें अगर ज़्यादा प्रेशर पे तो वहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें केएच का तो केएच जो कि हेनरी कांस्टेंट है वो इस ग्राफ का स्लोप माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोगों को बात करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोगों ने केएच के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ समराइज करा है, ठीक है, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसके यूनिट से रिलेटेड है, जहाँ पे बोला गया है यूनिट ऑफ केएच इज सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। मीनिंग जो केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो आपको यूनिट होता है वो प्रेशर जैसा होता है, जैसा कि टॉर, बार और एटीएम, ठीक है। और ये कहाँ से बोला जाए तो आप इसको सिंपली यहाँ से समझ सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और अगर हम लोग के एच को यहाँ पे साइड करें तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जैसे आप जानते हैं कि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो के एच एक्चुअली क्या है, पी मतलब प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ जो पी आपको दिख रहा है वो जिस यूनिट में रहेगा के एच का भी वही यूनिट रहने वाला है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो यहाँ से आता है आपको डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ बोला गया है कि सेम टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस का जो आपका के एच वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया जाए तो यहाँ बोला गया ए पार्टिकुलर गैस may have different value of KH at different टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि भाई अलग अलग गैस का केएच वैल्यू अलग अलग तो होगा ही, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि एक पार्टिकुलर गैस, कोई भी एक पार्टिकुलर गैस है उसका जो केएच वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे। यानी कि अगर आप एक ही कोई पार्टिकुलर गैस लेते हैं और आप उसको अलग अलग टेम्परेचर पे आप उसके केएच का वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपको अलग अलग आएगा, ठीक है। एक एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, आप वहाँ भी जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि वहाँ पे एक ही गैस का डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट केएच वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है और ये किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो ध्यान देंगे अगर आप तो केएच को अगर आपको बहुत सही से फील करना है तो बस आप ये समझ लो कि केएच यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप सिर्फ एक ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, फिर आपको केएच से रिलेटेड सारे ही कैरेक्टरिस्टिक समझने आसान बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि केएच जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर गैसेस केएच की वैल्यू ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो कि गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। या गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसका केएच वैल्यू ज़्यादा होगा, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से दिखता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर गैस है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर गैस है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मीनिंग उनका केएच वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो नोट में आपको यहाँ से एक पॉइंट चला आता है, नोट में आपको यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता है, केएच का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। केएच का वैल्यू जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे केएच का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको समझ में आता है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट का हम लोग बात करें तो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है केएच का, वहाँ लिखा गया हायर द वैल्यू ऑफ केएच ऑफ अ गैस लोअर विल बी इट्स सोलेबिलिटी, ठीक है। मीनिंग बोला गया कि कोई भी एक गैस है जिसका केएच का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसकी सोलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। मीनिंग अगर कोई गैस है जिसका केएच का वैल्यू अगर कम है तो उसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी आपको यहाँ से सिंपली दिख जाता है कि केएच और सॉल्युबिलिटी में, केएच और सॉल्युबिलिटी में क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। यानी केएच ज़्यादा होगा भाई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक यहाँ से एक रिलेशन चला आता है। अब ध्यान देना है, इन चीज़ों को आप चाहो तो आप आसानी से फील भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया आपको, केएच का क्या मतलब है, गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी। यानी अगर
अगर KH का वैल्यू ज़्यादा है यानी गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, और गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है तो मीनिंग उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, वो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी उसका जो डिजोल्यूशन होगा वो मुश्किल बन जाएगा, मीनिंग कि वो लेस अमाउंट में डिजोल्व हो पाएगा, यानी उसकी सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो KH ज़्यादा होगा, कोई भी एक गैस है जिसका KH का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो समझो कि उसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आप इन चीज़ों को एक और तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे कि आपने ये भी समझा था कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टेम्परेचर भी जब आप बढ़ाते हो तो सोलेबिलिटी क्या होता है, घटता है। किसके लिए, गैस की लिक्विड में जो सोलेबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ घटता है। ये आपको ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझाया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो KH के साथ भी सोलेबिलिटी घट रहा है, टेम्परेचर के साथ भी सोलेबिलिटी घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी इन दोनों के बीच में आपको लगता है कि डायरेक्टली रिलेशन ही तो है, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड होता है KH, ठीक है, जो बिल्कुल आपको यहाँ दिख गया है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में। तो सिंपली आपको यहाँ से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए उसमें आपको KH को बस आप ऐसा कंसीडर करो कि वो गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए आसान बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आता है कि पार्टिकुलर गैस का जो है वो KH वैल्यू डिफर होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर। वहीं हम लोग बात करें अगर कि कोई एक गैस, ठीक है, कोई भी एक गैस का KH का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसकी सोलेबिलिटी कम रहेगी भाई। अगर KH का वैल्यू कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको ये ओवरऑल ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को देखना है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा, जो भी हेनरी लॉ हमने स्टडी करा है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है हमारे जनरल लाइफ में, इस लॉ का जो एप्लीकेशंस है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशंस है हमारे जनरल लाइफ में, उसको हम लोग बारी बारी से समझ सकते हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन जो कि बहुत ही सिंपल दिया गया है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हो, टू इंक्रीज, ठीक है, टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के जो बॉटल होते हैं उसको हाई प्रेशर पे सील्ड किया गया रहता है, ठीक है, ताकि उसमें अधिक CO2 गैस डिजॉल्व हो पाए। मीनिंग अगर सोच लो कि कोल्ड ड्रिंक जब बनाया जा रहा होगा उसमें जब CO2 गैस भरा जा रहा होगा तो उसको एक पीक पॉइंट तक उसको CO2 उसमें भरा गया, ठीक है, और उतने CO2 गैस को रखने के लिए उसमें हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो आपको पता है कि उस बॉटल को हाई प्रेशर पे सील किया गया होता है। जैसे ही आप बॉटल के सील को हटाते हो, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, सील के साथ प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। बॉटल के सील के साथ प्रेशर क्या होगा, रिलीज हो गया। फिर आप देखोगे कि जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, जो एक्स्ट्रा CO2 गैस उसमें डिजॉल्व्ड हैं वो प्रेशर के रिलीज होते ही क्या होते हैं, बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से सिंपली हेनरी लॉ का जो आपको पहले से पता है कि सोलेबिलिटी जो होती है, सोलेबिलिटी जो आपकी होती है गैसेस की, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रेशर आपने घटाया, प्रेशर के घटाते ही आपके जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व CO2 थे वो बाहर निकल के चले आए, ठीक है। सेकंड पॉइंट का अगर हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी हेनरी लॉ का बात किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी लिखा गया है आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। मैं इसका एक्सप्लेनेशन का बात करता हूँ। जैसे अगर आप अगर ग्राउंड लेवल पे हैं तो ग्राउंड लेवल पे आपके बॉडी के ऊपर 1 atm प्रेशर एग्जॉर्ट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जाते हो, आपके बॉडी के ऊपर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर जाते हो तो आपके बॉडी के ऊपर वो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला बात करेंगे कि जब आप ग्राउंड लेवल को छोड़ के हायर एल्टीट्यूड, मतलब आप माउंटेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा उधर, तो आपको पता है कि आपके बॉडी के ऊपर से प्रेशर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन गैस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं ताकि हमारे टिश्यूज और सेल्स लाइव रह सके, ठीक है, और हमारा पूरा बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर पाए, ठीक है।
तो आप ये समझो कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊपर की ओर जाते हो, आपके बॉडी से वो पार्शियल प्रेशर घट जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अब लेस अमाउंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो अब लेस अमाउंट में डिजॉल्व होगा आपके ब्लड्स में। ठीक है, और इसका कारण होगा कि आपके ब्रेन को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और इस कारण से आपको देखने को मिलता है कि क्लियर विजन नहीं मिल पाता है आपको। ठीक है, आपको थॉट्स प्रॉब्लम होने लगेंगे, आप वीक फील करने लगोगे, और इस पूरे सिम्टम को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, यानी आप जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, आप जब माउंटेनिंग करते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ आपके ब्लड से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है ड्यू टू लेस पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और इस कारण से आपके बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा, फिर आपको यहाँ पे लिखा गया लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये पूरे जो सिम्टम है, इस कंडीशन का जो सिम्टम है उसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कभी बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है, मीनिंग ये सम केसेस में आपको देखने को मिला है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनका डेथ तक हो जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन है जो थर्ड कंडीशन हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम लोग बात कर सकते हैं स्कूबा डाइवर्स का। ठीक है, हम लोग थर्ड कंडीशन बात कर सकते हैं स्कूबा डाइवर्स का। अब ये स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं? तो स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो आपके समुद्र में आपके अंदर की ओर गोता लगाते हैं। ठीक है, गोताखोर आप हिंदी में इसको बोलते हो। तो इसका ये होता है कि वो अपने पीठ पे सिलेंडर लाद के और फिर वो गोता लगाते हैं, पानी के अंदर की ओर जाते हैं। और जैसे ही आप ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर जाते हो, ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर जाओगे, क्या होगा? तो आपके बॉडी से पार्शियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बढ़ने के कारण आपके बॉडी में जो गैसेज होंगे उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बहुत अधिक गैस डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप अंदर की ओर गए, बहुत अधिक गैस डिजॉल्व हो गया, फिर आप वापस भी तो लौटोगे, और फिर जब आप ऊपर की ओर आओगे तो आपके बॉडी से फिर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा था वो अब हटेगा। ठीक है, और आपको पता है जब आप प्रेशर रिलीज करते हो तो जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व गैस हैं वो बाहर निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ बबल्स। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हो कि बहुत सारा बबल्स बनने लगता है। ठीक है, गैस के निकलने के कारण सिमिलर होगा, आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा गैसेस डिजॉल्व हो चुके थे नीचे जाने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण, अब वो सभी गैसेस क्या होंगे? प्रेशर रिलीज के साथ वो भी बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक है, और वो बबल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो बबल्स फॉर्म के कारण आपके जितने भी बेंड्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी बेंड्स हैं, मीनिंग जितने भी जुड़ाव वाले जगह हैं, जैसे कि घुटना, कोहनी, ठीक है, इन बेंड्स वाले जगह पे आपको भारी दर्द देखने को मिलता है, बहुत ही पेन आपको होगा। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं, इस सिम्टम को हम लोग बोलते हैं बेंड। ठीक है, हम इस सिम्टम को क्या बोलते हैं? बेंड। तो यहाँ भी आपको दिखता है कि हेनरी लॉ का ही ये पूरा एप्लीकेशन है कि आप नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, तो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड्स में बहुत अधिक गैस डिजॉल्व हो गए। फिर जब आप वापस आए, प्रेशर रिलीज हुआ, तो आपके ब्लड से जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व गैस थे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, मीनिंग सोलिबिलिटी घट जाएगी अब। ठीक है, तो और वही जो गैस निकल रहा है वो बबल्स के फॉर्म में निकलता है, और बेंट नामक ऐसा बीमारी आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ से हेनरी लॉ का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस पूरे लेक्चर से आपको गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, और साथ में हेनरी लॉ, ठीक है, समझ आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में।